कैसे बता सकता हूँ, इसको समझना पड़ेगा। अब मैं चाहूँ तो इस कहानी को 2 मिनट में बता दूँ, मैं चाहूँ तो इसी कहानी को 20 मिनट खींच लूँ, ओके? ये एक अच्छे स्टोरी टेलर की यू नो वो होती है। तो मैं इस स्टोरी को कैसे बताऊँगा, ध्यान रखिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ऑलराइट? एंड हो सकता है इससे भी बेटर वर्जन में आप लोग बता सकें। सो आपको अपनी अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हो सकता है आप में से कोई आदमी बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हो। ओके, नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही प्रतापी राजा था। उसका प्रताप दूर दूर तक फैला हुआ था। मतलब लोग उसका नाम सुनते ही इज्जत से खड़े हो जाते थे, उसकी बहुत आदर करते थे, बहुत इज्जत करते थे। एंड हर आदमी राजा से बहुत प्यार करता था। राजा भी मतलब बहुत दयालु था, लोगों की हेल्प करता था। कभी वो जाता उनको सोने चांदी दे देता, कभी वो दिवाली पे बहुत बड़े बड़े फंक्शंस करवाता। लाखों लोग इकट्ठा होते, राजा के दरबार में रोज आते। राजा न्याय प्रिय था और राजा को कोई भी गलत काम कभी पसंद नहीं होता था। इनफैक्ट ऐसा हुआ कि एक दिन एक लड़की को छेड़ दिया किसी ने, तो राजा ने उसकी गर्दन उड़ा दी। एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने किसी बुढ़िया जो कि गरीब थी उसके घर में चोरी कर ली, तो राजा ने उस आदमी को फांसी पे चटका दिया। ऐसा राजा, ऐसा प्रतापी राजा। एंड उसका डील डोल था ऐसा, मतलब 7 फुट लंबा था वो, पूरा चेस्ट आउट। एंड जब वो चलता था तो इतना इतना हैंडसम लगता था कि आसपास के हजारों देशों की राजकुमारियां उस पर मंत्रमुग्ध थी। और अच्छे डील डॉल के साथ, कड़क आवाज, बुलंद पर्सनालिटी। एंड उसके हाथ में तलवार रहती थी। जब वो तलवार पे लेके घोड़े पे निकलता था तो लोग देखते रह जाते थे। और जब वो युद्ध करता था तो लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। लेकिन इस राजा को एक बहुत बड़ा शौक था, कुत्ते पालने का शौक। इसके राज्य में इसने अपने राजमहल में कम से कम 500 कुत्ते पाले हुए थे, अलग अलग नस्ल के, अलग अलग तरीके के। इतना इतना एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने किसी बुढ़िया, लाखों लोग इकट्ठा होते, राजा के दरबार में रोज आते। राजा न्याय प्रिय था और राजा को कोई भी गलत काम बहुत प्यार करता था। राजा भी मतलब बहुत दयालु था, लोगों की हेल्प करता था। कभी वो जाता उनको सोने चांदी दे देता, कभी वो दिवाली पे बहुत बड़े बड़े फंक्शंस, उसका नाम सुनते ही इज्जत से खड़े हो जाते थे, उसकी बहुत आदर करते थे, बहुत इज्जत करते थे। एंड हर आदमी राजा से बहुत प्यार करता था। राजा भी मतलब बहुत दयालु था, लोगों की हेल्प करता था। कभी वो जाता उनको सोने चांदी दे देता, कभी वो दिवाली पे बहुत बड़े बड़े फंक्शंस करवाता। लाखों लोग इकट्ठा होते, राजा के दरबार में रोज आते। राजा न्याय प्रिय था और राजा को कोई भी गलत काम कभी पसंद नहीं होता था। इनफैक्ट ऐसा हुआ कि एक दिन एक लड़की को छेड़ दिया किसी ने, तो राजा ने उसकी गर्दन उड़ा दी। एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने किसी बुढ़िया जो कि गरीब थी उसके घर में चोरी कर ली, तो राजा ने उस आदमी को फांसी पे चटका दिया। ऐसा राजा, ऐसा प्रतापी राजा। एंड उसका डील डोल था ऐसा, मतलब 7 फुट लंबा था वो, पूरा चेस्ट आउट। एंड जब वो चलता था तो इतना इतना हैंडसम लगता था कि आसपास के हजारों देशों की राजकुमारियां उस पर मंत्रमुग्ध थी। और अच्छे डील डॉल के साथ, कड़क आवाज, बुलंद पर्सनालिटी। एंड उसके हाथ में तलवार रहती थी। जब वो तलवार पे लेके घोड़े पे निकलता था तो लोग देखते रह जाते थे। और जब वो युद्ध करता था तो लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। लेकिन इस राजा को एक बहुत बड़ा शौक था, कुत्ते पालने का शौक। इसके राज्य में इसने अपने राजमहल में कम से कम 500 कुत्ते पाले हुए थे, अलग अलग नस्ल के, अलग अलग तरीके के। एंड इन कुत्तों का ध्यान रखने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स उसने हायर कर रखे थे। अब यू नो व्हाट, कुत्तों के लिए खाना आता ऑस्ट्रेलिया से, कुत्तों के लिए मालिश करने के लिए तेल आता यूके से, उनके लिए बिछाने के लिए उनके मखमल के गद्दे आते, कुत्तों के लिए मखमल के गद्दे। कैन यू इमेजिन, कोई रेड कलर का कारपेट टाइप, उनके चलने के लिए कारपेट होता। और ये कारपेट वगैरह, ये मखमल आता कभी अमेरिका से, कभी कश्मीर से।
सर्दियों में इनके लिए खास वार्म कमरे बनाए जाते हैं। कैन यू इमेजिन एक वार्म सा कमरा, आलीशान कमरा जिसमें मखमल का कारपेट बिछा हुआ है, एंड उसमें इंसान नहीं सो रहा है, एक कुत्ता सो रहा है। Such was the love of the king for the dogs. एक दिन राजा बड़ा उदास था। राजा दरबार में आया, लेकिन उसके चेहरे पे पहली बार लोगों ने खुशी नहीं देखी। राजा ने वो सभा बुलाने के बाद राजा ने कहा, मैं मतलब अगले दिन राजा अपने रूम से बाहर नहीं निकले। लेकिन राजा था, उनको डिस्टर्ब करने की हिम्मत किसमें हो? लोगों ने बातें करना, अरे राजा आज क्यों नहीं आए, अरे राजा आज क्यों, अरे राजा कल भी उदास थे, क्या हो गया राजा को? 5 दिन निकल गए, राजा बाहर नहीं निकले। राजा की उदासी बढ़ती जा रही थी, राजा की नींदें उड़ती जा रही थी, राजा बड़ा तकलीफ में था। तो राजा का एक विश्वास पात्र मंत्री था। उसको जब ये बात पता चली और उसने देखा 5 दिन से राजन बाहर नहीं निकले, उसने कहा ओ माय गॉड, क्या करें क्या करें। उसने कहा राजा को डिस्टर्ब करने की हिम्मत करनी ही पड़ेगी किसी को। तो मंत्री जी राजा के रूम की तरफ तेज कदमों से गए। थोड़ा सा डर रहे थे, जैसे जैसे रूम पास आ गया डर धड़कन बढ़ रही थी। ओ माय गॉड, राजा पता नहीं कैसे मूड में है, मुझे मार ना दे, मुझे मृत्यु दंड ना दे दे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को साहसी बना के गेट खटखटाया। ठक ठक ठक। कौन है जिसने हमारे शान में दखल दिया? अंदर से आवाज आई, राजा की कड़कती हुई आवाज। ये देख के 1 मिनट को तो मंत्री जी कांपे, लेकिन मंत्री जी ने भी अपना होश संभाला और बोला, राजन मैं हूं आपका विश्वास पात्र मंत्री। यस मंत्री, हमें अभी किसी से नहीं मिलना, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, हमें आपसे नहीं मिलना। राजन मैं समझ सकता हूं आप तकलीफ में होंगे, लेकिन आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। राजन आप इस देश के राजा हैं। राजन अगर आप उदास रहेंगे तो प्रजा का क्या होगा? आप उदास रहेंगे तो उन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? मंत्री ने राजा को पेप टॉक दे डाली और लास्ट में कहा, राजन आप मुझे बताइए आपके दुख का कारण क्या है और मैं गारंटी देता हूं करूंगा, उसके निवारण को करने के लिए जो मुझे करना पड़े मैं करूंगा। तो राजा ने मंत्री को गले में हाथ डाला और पास में बिठाया, आ मेरे साथ। एक गिलास राजा ने जो दारू पी रहा था वो मंत्री जी को भी दी। मंत्री जी राजा की बात टाल नहीं सकते थे, मंत्री जी ने भी एक घूंट ली एंड राजा से पूछा, अब बता। राजा ने फिर से उनके कंधे पे हाथ रखा, बोला यार अब ये वाली परेशानी है ना, मैं किसी को बता नहीं सकता। मंत्री जी ने कहा आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। यार तुझे तो पता ही है मुझे कुत्तों का कितना शौक है, लेकिन ये 500 कुत्तों से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। क्या किया जाए, क्या किया जाए? मुझे ऐसा कुत्ता चाहिए जो शेर से भी लड़ सके। मुझे ऐसा कुत्ता चाहिए जो अगर मेरे पास हो तो मेरी ख्याति भी पहुंच सके और लोग दूर दूर से उस कुत्ते को देखने आए। मंत्री ने राजा की पीड़ा समझी, राजा का दुख समझा। मंत्री जानता था, समझदार था। उसने कहा राजन चिंता मत कीजिए, मैं इसका निवारण करता हूं। और उसने चुपचाप से देश विदेश के सारे कुत्ते बेचने वाले लोगों को संदेश भिजवाया कि हमें ऐसा कुत्ता चाहिए। चूंकि राजा बहुत ही दयालु था, एक और संदेश गया कि जो भी ऐसा कुत्ता लाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब दोस्तों क्या हो रहा है ये देखिए इस राइट, मैं आगे की कहानी आपको थोड़ी सी देर बाद बताऊंगा, लेकिन आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, क्या हुआ इसमें। इसमें मैंने बनाया एक सस्पेंस। इसमें मैं बता रहा हूं एक पूरी मूवी की तरह से। ये तो मैं जानबूझ के खींच रहा हूं इसको 20 मिनट का, मैं चाहूं तो इसे 2 मिनट में कर सकता हूं। एक अच्छा स्टोरी टेलर जानता है कि समय कितना है और उस कम समय में कैसे उसको स्क्वीज करना है, ज्यादा समय में उसको कैसे स्ट्रेच करना है। लेकिन आप देखिए हर एक चित्रण को मतलब इस तरह से बताना है कि ऑडियंस को आपका स्टोरी का इमोशन फील हो जाए। अगर ऑडियंस चाहे, मतलब आप आपकी जिंदगी का कोई इंसिडेंट बता रहे हो और उस समय आप खुश थे, तो ऑडियंस के चेहरे पे वो खुशी आनी चाहिए। अगर आप उस समय दुखी थे
तो ऑडियंस के चेहरे पे वो दुख आना चाहिए। अगर आप उस समय रो रहे थे तो ऑडियंस की इच्छा होनी चाहिए उस समय रोने की। अगर आप उस समय डर रहे थे तो ऑडियंस की अंदर भी वो डर और कंपकपी अंदर आनी चाहिए। अगर आप उस समय बहुत एक्साइटेड थे तो ऑडियंस को भी वो एक्साइटमेंट फील होना चाहिए। यानी कि एक अच्छा स्टोरी टेलर वो होता है जो अपने इमोशंस को ऑडियंस के अंदर डाल दे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? जितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है वो जाइए एंड मुझे जल्दी से बताइए। सैम रॉय कहते हैं एक्सीलेंट, अमन मिश्रा कहते हैं वेरी नाइस, बिलीव ऑन योरसेल्फ नॉट ऑन अदर्स, आर के एम वीर कहते हैं, डॉक्टर रेनू अग्रवाल कहती है ओनली यस्टरडेज पब्लिक स्पीकिंग कोर्स लाइव फॉर होल डे, सडनली आई हैड टू गो टू मंदिर फॉर सर्व इन, भगवान की ड्रेस चेंज करनी थी, आई कुड नॉट वॉच योर लाइव सेक्शन। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम रेनू जी, कल का आज तक लाइव था, अब वो नहीं रहेगा, तो आज आप लाइव देख ही रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ये किसके बारे में चल रहा है भाई वीडियो, कोई तो बताओ। पवन अग्रवाल, वीडियो का डिस्क्रिप्शन पढ़ो। ये पब्लिक स्पीकिंग की 6 दिन की वर्कशॉप चल रही है, जो आज दूसरा दिन है और 4 दिन रहेगा, 17, 18, 19, 20 को। सो ये उसी का वीडियो चल रहा है। ऑलराइट, सम गाइज आर डिस्टर्बिंग दिस सेशन, सो प्लीज दोस्तों, ये यूट्यूब लाइव है और कई लोगों को पता नहीं है कि ये वर्कशॉप चल रही है, तो वो आके कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, तो डोंट डोंट माइंड, इग्नोर दोस कमेंट्स। ऑलराइट, इतना ही कहूंगा मैं। सो व्हाट आई वांट टू से इज, ओके, आपको आपके इमोशन अगले के पास ट्रांसफर करने हैं, और ये इमोशन ट्रांसफॉर्म कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता हूं, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपको, मैंने आपको वापस से बताया, एक स्पीच का प्रैक्टिस हर तरह से करने की कोशिश करो। गुस्से में, फास्ट, स्लो, एनर्जी के साथ, बहुत तेज, उतार चढ़ाव लाते हुए, कोई सेंटेंस स्लो, कोई सेंटेंस फास्ट, एंड कोई कोई वर्ड बहुत ज्यादा एम्फसिस के साथ। ऑलराइट, तो मैं यहां पे एक छोटी सी एक्टिविटी आप लोगों को देता हूं। जैसे ये स्टोरी है ना, सेम स्टोरी आप किसी किसी भी पॉपुलर स्पीकर, अर्नब गोस्वामी, राइट, हॉट टॉपिक चल रहा है इंडिया का, उनकी तरह बात करने की कोशिश करो। पूछता है भारत की राजा को वो कुत्ता क्यों चाहिए था। ये पूछता है भारत आज, ये भारत आज जानना चाहता है कि राजा को उस कुत्ते से प्यार क्यों था, लेकिन राजा को कुत्ते से प्यार था, राजा को कुत्ते से प्यार था, और राजा को ऐसा कुत्ता चाहिए था जो कि पूरी जिंदगी में वो शेर से भी लड़ सके। ऐसा कुत्ता राजा को कौन लाके देगा। ऐसा ढिंडोरा पिटवा दिया गया, ऐसा ढिंडोरा पिटवा दिया गया। अर्नब गोस्वामी स्टाइल कर सकते हो आप, okay? इसी स्पीच को मोदी स्टाइल, भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, क्या राजा जैसे व्यक्ति को कुत्तों में इतना लगाव होना चाहिए? लेकिन इस राजा को लगाव हो गया, तो अब राजा को क्या करना चाहिए? अब इस राजा को ऐसा कुत्ता जब तक नहीं मिलेगा, मतलब थोड़ा सा ऐसी आवाज तो नहीं है, लेकिन ऐसा आप बात करने की कोशिश कर सकते हो। Am I right? इसी स्पीच को आप एक you can speak like अमिताभ बच्चन। दोस्तों, एक बार एक राजा था, एंड राजा को कुत्ते बहुत पसंद थे। अब मेरी आवाज वैसी नहीं है, सो डोंट वरी, बट थोड़ा थोड़ा एक्टर की तरह, ओके इसी को एक कमेंट्रेटर की तरह, कमेंट्रेटर कैसे होता है, जैसे जो मैच का हालचाल बता रहा है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा राजा था और राजा को कुत्ते बहुत ज्यादा पसंद थे। एक दिन राजा दरबार में गया, राजा दरबार में गया, राजा को देखते ही सारे के सारे दरबारी खड़े हो गए और उन्होंने नमस्ते करना शुरू किया, लेकिन राजा आज बहुत ज्यादा उदास। ओ माय गॉड, राजा बहुत ज्यादा उदास है। देखिए, ये इस एंगल से देखिए, राजा बहुत ज्यादा उदास है, और क्लोजअप से देखिए, राजा बहुत ज्यादा उदास है। आपको क्या लगता है चेतन चौहान जी, राजा आज उदास क्यों होगा? क्या राजा को उदास रहना चाहिए? नहीं माय डियर फ्रेंड भूपेंद्र, राजा को उदास नहीं रहना चाहिए, लेकिन राजा तो उदास है। और राजा उदास होके, ये देखिए राजा, देखिए राजा, देखिए अपने कमरे के अंदर जा रहा। ओ माय गॉड, 1 दिन हो गया राजा निकला नहीं, 2 दिन हो गया राजा निकला नहीं, 3 दिन हो गया राजा निकला नहीं, 5 दिन हो गया राजा निकला नहीं। अब एक मंत्री को चिंता होने लगी, क्या किया जाए। मंत्री जी सोच रहे हैं,
मंत्री जी सोच में पड़े हुए हैं, क्या किया जाए, राजा को देख रहे हैं। इस समय मंत्री जी सोच रहे होंगे, कैलकुलेशन लगा रहे होंगे कि कहीं राजा सर कलम ना कर दे, राजा को डिस्टर्ब करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं आगे मंत्री जी क्या करते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देखिए मंत्री जी तेज कदमों से राजा के कमरे की तरफ जा रहे हैं, इसी को कमेंटरेटर की तरह। दोस्तों, इस तरह से जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग तरीके से, तो मजा आने लगेगा। आपके लिए ये गेम बन जाना चाहिए पब्लिक स्पीकिंग। ओके, क्यों नहीं लोग इसको इंप्रूव कर पाते? क्योंकि लोगों को लगता है बोरिंग, एक स्पीच रटना है फिर बोलना है, एक स्पीच रटना है फिर बोलना है। लेकिन अगर आपने इस तरह से प्रैक्टिस किया, आज मेरी आप में से यही रूल जितने लोगों को अंग्रेजी नहीं आती उसके लिए भी अप्लाई होता है। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती, उसको एक गेम बना लो। ऑलराइट, गेम बना लो उसको, पब्लिक स्पीकिंग को गेम बना लो, एक खेल बना लो। रोज खेलो इस खेल को, हर क्षण खेलो। मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं, अब पब्लिक स्पीकिंग करते हुए जाएं, मन में करते हुए जाएं, या अगर आपके पास हेडफोन है तो हेडफोन में करते हुए जाएं। लोगों को बताएं एज इफ यू आर टॉकिंग टू फोन समबडी। दूर आप बैठे, मान लीजिए एक पहाड़ पे जाके बैठ गए और नीचे कोई रोड जा रही है या मार्केट है, आप बैठ के पब्लिक स्पीकिंग कर सकते। कैसे? खड़े हो गए पहाड़ के ऊपर, ओ देखिए नीचे से रोड जा रही है, रोड पे बहुत सारी गाड़ियां हैं और बहुत सारी गाड़ियों में मैंने एक देखी व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो। व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो, ओ माय गॉड, इसकी स्पीड तो करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होगी। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्कॉर्पियो जा रही है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ड्राइवर अनट्रेन्ड है, क्योंकि ये जिस तरह से चला रहा है, गाड़ी लहरा रही है, गाड़ी किसी भी समय पलटी खा सकती है। एंड सामने एक गड्ढा आ गया, ओ माय गॉड, सामने एक गड्ढा आ गया और स्कॉर्पियो में एक छोटा बच्चा भी बैठा है। मतलब कैन यू इमेजिन? आप कहीं पे भी कमेंट्री कर सकते हैं। इट विल बी लाइक ए रॉकिंग सेशन। ये है स्टोरी टेलिंग, जहां पे कि आप इमोशंस को पकड़ रहे हो, जहां पे कि आप अपनी भावनाओं को लोगों तक बता रहे हो। मान लीजिए मैं आपको एक सैड स्टोरी सुनाता हूं, तो सैडनेस की भावना उसमें कैसे आएगी, देखिए। दोस्तों, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे देना है। आज से 10 दिन पहले मैं अपने ऑफिस से निकला और मैं एक क्लाइंट मीटिंग के लिए जा रहा था, एंड मुझे पूना हाईवे के थ्रू जाना पड़ा, ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे के थ्रू। मेरी गाड़ी थी करीब 40 की स्पीड में, और मैं अपनी मर्सिडीज बेंज में अच्छा सा गाना सुनते हुए और ये सोचते हुए जा रहा था कि मीटिंग में मैं क्या बोलूंगा, मीटिंग में मुझे ऑर्डर कैसे मिलेगा, कैसे होगा। एंड इतनी देर में मुझे एक बाइक वाले ने ओवरटेक किया। ये बाइक थी करीब, आई थिंक होंडा बाइक थी कोई, एंड 80 की स्पीड में बाइक वाला चल रहा था, मैं 40 की स्पीड में और बाइक वाला 80 की स्पीड में। और बाइक वाले के साथ उसकी शायद बीवी और उसका 1 या 2 साल का एक छोटा बच्चा था। ये 3 लोग बाइक पे जा रहे थे और बहुत तेजी से निकले। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ही गलत चीज हुई। जैसे ही वो रोड पे सामने जा रहे थे, अचानक से रोड पे एक गड्ढा आ गया, और गड्ढा आते ही बाइक वाले का बैलेंस पूरा बिगड़ा एंड स्लिप होके तीनों के तीनों रोड पे गिरे। एंड एक बहुत ही दुखद घटना हुई। उसी क्षण एक ट्रक आया एंड तीनों को कुचल के चला गया। तीनों ऑन द स्पॉट डेड। सभी तरफ खून 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 बिखर गया। कंप कपा देने वाला सीन था। मैं तो एकदम से कांपने लगा, ये क्या हो गया? ओह माय गॉड! रुकने की हिम्मत नहीं हुई, उस नजारे को देखने की हिम्मत नहीं हो पाई। एक छोटा सा बच्चा 2 साल का। हेलो दोस्तों, कम ऑन, शेक योर बॉडी एंड अप। देखिए, आपको उस मोमेंट को फील आया, एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन लेट मी टेल यू, ये झूठ था। मैंने जो भी बताया वो झूठ था। एंड अभी बोल दीजिए कट कट कट, ये हुआ ही नहीं कभी। झूठ था। लेकिन झूठ को भी इस इमोशन के साथ बताओ कि अगले आदमी को लगे। ऑलराइट, झूठ बोलना नहीं, लेकिन कहानी तो बतानी पड़ेगी, कहानी तो बनानी पड़ेगी। आपको ऑडियंस को इन्वॉल्व करना है, आपको ऑडियंस को इन्वॉल्व करना है। आप अगर ऑडियंस को बता रहे हो कि उस समय आपको डर लगा, आप पहली बार जब कैसे फ्लाइट में गए तो आपको क्या एक्साइटमेंट हुआ, तो मैं पहली बार फ्लाइट में गया, मेरे को ऐसा लग रहा था ओ माय गॉड मेरा कितना बढ़िया ड्रीम पूरा हो गया। एंड वहां से मैं चेकअप के लिए गया, मैं हर एक चीज को ऐसे कौतूहल से देख रहा था, कितनी इंटरेस्टिंग है, कितना बढ़िया। ओ माय गॉड, एयरपोर्ट पहली बार मैं घुसा था, इधर मैंने फ्लाइट से ट्रेनिंग ली और उधर उन्होंने मेरा चेकअप शेकअप किया, वो क्या कहते हैं, सिक्योरिटी चेक। व्हाट, वहां पे मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे को बैग में अपने कैंची वैंची
ले जानी है। तो मैंने बहुत अच्छा सा 1500 रुपए का बढ़िया सा स्विस नाइफ और पता नहीं क्या क्या खरीदा था, और उन्होंने उसे उठा के डस्टबिन में डाल दिया। मेरा तो 1 मिनट के लिए, मैंने बड़ी मुश्किल से 1500 रुपए का वो खरीदा और इन्होंने डस्टबिन में डाल दिया। मेरा एक्साइटमेंट थोड़ी देर के लिए, ओ शिट, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं, मैंने पढ़ा क्यों नहीं, ऐसे बहुत सारे मेरे मन में सवाल आए। लेकिन अब मेरा लगेज दोस्तों जा चुका था। एनीवेज, थोड़ी देर तो मैं उदास रहा, लेकिन फिर थोड़ी सी देर में मैं भूल गया। मैंने कहा अरे यार, पहली बार फ्लाइट के अंदर जा रहा है, एक्साइटमेंट में एंजॉय कर। और मैं कांच के पास बैठा और मैं उधर से देख रहा था बहुत सारे प्लेन। पहली बार मैंने इतने सारे प्लेन देखे। वो इतना बड़ा दिखता है, कोई तो छोटा दिखता है, कोई उसमें से उतर रहा है, कोई उसमें चढ़ रहा है। एंड अब मेरा मौका आया प्लेन के अंदर जाने का समय आया। मैं धीरे धीरे प्लेन के अंदर जा रहा था, मेरी धड़कनें बढ़ रही थी। ये उड़ता है तो क्या होता होगा, ओ माय गॉड, ऐसा दिख रहा है अंदर से। अरे मेरा सपना पूरा हो गया, ओ माय गॉड। मैंने कॉर्नर की सीट ली, एंड एयर होस्टेस आई और उसने मुझसे पानी के लिए पूछा। मैंने पानी पिया, इंस्ट्रक्शन दिए गए, अपनी सीट की पेटी को बांध लो। एक एक इंस्ट्रक्शन मुझे आज भी याद है, क्योंकि वो पहला एक्सपीरियंस मेरे माइंड में छप गया। दोस्तों, स्टोरी टेलिंग ऐसे होता है। एंड फिर प्लेन उड़ा, धीरे धीरे वो रनवे पे गया। मैं कौतूहल से चारों तरफ देख रहा था, खिड़की के बाहर कंटिन्यूअसली झांक रहा था। प्लेन धीरे धीरे रनवे पे बहुत तेज होता गया, पेट में गुड़गुड़ हुआ और फटाक से प्लेन ऊपर गया। एंड ऊपर जाने के बाद मैं देख रहा हूँ धरती छोटी होती जा रही है, धरती छोटी होती जा रही है। 1 मिनट में धरती दिखना बंद। हाँ, ऑसम। आर यू गेटिंग इट गाइस? आर यू गेटिंग इट? आई नो, इस समय जब आप इस समय आपको जब ये समझ आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे ये पब्लिक स्पीकिंग की वर्कशॉप, अपनी पब्लिक स्पीकिंग को तैयारी करनी है, आई एम टेलिंग यू, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल बिकम अ रोल मॉडल अगर आपने इस तरह से इसे करना सीख लिया तो। सो दोस्तों, कोई भी इंसिडेंट को लीजिए, ओके, जैसे कि एक किताब भी आपको पढ़नी है, ओके, कोई भी एक किताब भी आपको पढ़नी है, तो इस किताब को भी अलग अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ओके, जैसे कि आप पढ़ रहे हो, इट्स नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग टू बी एबल टू यूज एवरीथिंग। मेनी सक्सेसफुल पीपल, अच्छा अभी आपने ये पहली लाइन पढ़ ली, इट्स नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग टू बी एबल टू यूज एवरीथिंग। अब इसी लाइन को थोड़ा एक्साइटमेंट से बोलिए, इट्स नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग टू बी एबल टू। ये अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस जब आप करोगे तो ही वो स्टोरी बनेगी। एंड फिर स्टोरी में मसाला आप डाल सकते हो। ऑलराइट, राजा शिकार खेलने के लिए गया और राजा शिकार खेलते खेलते थक गया, बहुत थक के खरगोश, सॉरी, कुत्ता पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। स्टोरी में फ्लेवर डालना ये एक अच्छे कलाकार को आता है, और पब्लिक स्पीकर, हर पब्लिक स्पीकर को एक अच्छा कलाकार होना जरूरी है। कलाकारी का मतलब ये नहीं है कि आपको एक्टिंग आए, लेकिन कलाकारी का मतलब ये है कि आपकी स्पीच किन के लिए, उनके लिए। और जब स्पीच उनके लिए है तो आइदर या तो आपकी बॉडी में ऊर्जा चाहिए ताकि वो ऊर्जा फील कर सके, या इमोशन चाहिए जो कि इमोशन वो फील कर सके। आप किसी को जोश की बात बता रहे हो तो जोश उनके अंदर उनको फील होना चाहिए। आपकी बात में कितना भी जोश हुए उससे कुछ नहीं होता। कई लोग बहुत जोश में आके भाषण दे देते हैं, लेकिन किसी को कुछ फील ही नहीं होता, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, लेकिन वो जोश पब्लिक को फील होना चाहिए। दोस्तों, ये एक अच्छा स्टोरी टेलर करता है। अगर आप अभी मेरे सामने होते तो इनमें से हर एक चीज की आपको हाथों हाथ में प्रैक्टिस करवाता। जानते हैं ये स्टोरी टेलिंग का हम प्रैक्टिस कैसे करवाते हैं? मैं पहले उनको नॉर्मल तरीके से बोलता हूँ, फिर वो नॉर्मल तरीके से बोलते हैं, फिर मैं उनको एक एक स्टैंड, राजा बोला यस, तो मैं वो उनको भी बोलता हूँ। एक एक सेंटेंस मैं बोलता हूँ और एक्शन जैसे जैसे करता हूँ वैसे वैसे वो लोग करते हैं। तो जैसे मैंने बोला राजा बोला यस, तो सभी लोग करते हैं राजा बोला यस। और राजा को गुस्सा आया और राजा ने गुस्से में कहा आई विल किल हिम, और सभी लोग ऐसा ही यूज करते हैं। मतलब लाइव वर्कशॉप डेफिनेटली इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट मैं आपको इस क्षण में बताना चाहूंगा आपके लिए एक अच्छा स्टोरी टेलर बनने के लिए ये कुछ टिप्स आप लोगों के लिए है। एक अच्छा स्टोरी टेलर अपनी पूरी बॉडी को इस्तेमाल करता है, अपने गले को इस्तेमाल करता है, उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव दोनों अपनी जिंदगी में लाता है। एंड उसके अलावा उसकी बॉडी, उतार चढ़ाव और थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी, थोड़ा बहुत मसाला,
एक सिंपल सा चीज कि राजा ने कुत्ते को बोला जा और खरगोश को पकड़ के ला, कुत्ता भागा खरगोश के पीछे। अब इतनी सी चीज को थोड़ा सा मसाला लगा के बोलोगे, राजा ने कहा हे गो एंड कैच द रैबिट, रैबिट को पकड़ के लाओ। कुत्ता बोला ऑल राइट मास्टर, मैं अभी जाता हूँ अभी आता हूँ। अब ये इतना सा मसाला लगाने से ये इंटरेस्टिंग हो गया। एंड कुत्ता भागा, कुत्ता पीछे खरगोश आगे, कुत्ता पीछे खरगोश आगे, एंड दोनों थोड़ी सी देर में झाड़ियों में गायब हो गए। तो ऑडियंस कुत्ते को, खरगोश को और भागते हुए को और झाड़ियों के अंदर गायब हो गए। एंड अचानक से वो इमेजिनेशन क्या आती है, जंगल में आदमी भाग रहा है और कुत्ता खरगोश चेज कर रहा है, खरगोश कभी इधर जा रहा होगा। नहीं होती है वर्कशॉप, क्योंकि 6 ही घंटे मिल रहे हैं। इसके लिए कम से कम मुझे 10 12 15 घंटे चाहिए। एंड उसमें भी हर चीज़ आपको बता के हाथों हाथ प्रैक्टिस किया तो आपके दिमाग में वो बैठती है, आपके दिल में वो जाती है, आपके आपके माइंड में ताज़ा रहती है। तो आप लोगों को मैं एक छोटा सा होमवर्क इस दिवाली में देना चाहूँगा। रोज कोई भी एक स्टोरी लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से आप इसको दिन में 3 4 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, 6 7 बार प्रैक्टिस कीजिए। 3 दिन दिवाली है, आई नो घर में काम होंगे, आई नो आप में से हर एक आदमी बिजी होगा, आपके बिजनेस होंगे, व्यापार होंगे, या स्कूल की पढ़ाई होगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश करें अपनी ज़िंदगी का कुछ समय निकाल के पब्लिक स्पीकर को दे। जिस समय ये वर्कशॉप चल रहा है उस समय अगर आपने इसका प्रैक्टिस नहीं किया तो आई एम टेलिंग यू, शायद बाद में आप इसका प्रैक्टिस उस तरह से नहीं कर पाएंगे जिस तरह से आपको करना है। ओके, सो इसको सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये वो स्किल है जिसने मुझे तो सब कुछ दिया। 1200 रुपये महीने की नौकरी करता था मैं, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कामयाबी नहीं देखी थी, ना तो मेरे परिवार ने ना मैंने। और आज भी मैं नहीं कहता कि कामयाबी कोई बहुत ज़्यादा है, बट हाँ जितनी है पहले से बहुत अच्छे पायदान पे हूँ। भगवान ने लाखों लोगों से कनेक्ट किया, लाखों लोग मेरे ट्रेनिंग्स को देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अलग अलग तरीके से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अलग अलग बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाने का मौका मिल रहा है, सेलिब्रिटीज़ के साथ उठने बैठने का मौका मिल रहा है। एंड एट द सेम टाइम दोस्तों, बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हुआ, या सीईओ क्लब दुबई हुआ, या इंडो एशिया समिट हुआ, इंडियन सिंगापुर समिट हुआ था थोड़े दिन पहले, इंडो चाइना समिट हुआ था, उनमें मेरे को अलग अलग जगह पे मौके मिले। तो मतलब बहुत अच्छी चीज़। और आज हर महीने ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा की इनकम, एंड पैसिव इनकम, एंड यूट्यूब से इनकम, एंड मेरी किताबों से इनकम, मेरे रिसोर्ट से इनकम, मेरे ट्रेनिंग बिजनेस से इनकम। सो थैंक्स की इतनी सारी चीज़ें ज़िंदगी में हो रही है, और ये सारी चीज़ों का श्रेय पब्लिक स्पीकिंग को ही दिया जाता है। मैंने और कोई मेरे अंदर कोई मुझे कोई गीता का नॉलेज नहीं है बहुत ज़्यादा, या मुझे कोई धार्मिक ग्रंथों का नॉलेज नहीं है, या कोई बहुत ज़्यादा मुझे हिस्ट्री का नॉलेज नहीं है, या कोई ज्योग्राफी का नॉलेज नहीं है, या साइंस का नॉलेज नहीं है। छोटा मोटा जो बेसिक नॉलेज है वो पब्लिक स्पीकिंग का है, और बाकी दूसरों से इंटरेक्ट करते करते लाइफ का, थोड़ा बिजनेस का, थोड़ा 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 कई सारी चीज़ें सीख ली। लेकिन एक अच्छा पब्लिक स्पीकर होने के कारण, या डिसेंट पब्लिक स्पीकर होने के कारण रोज इज्जत मिल रही है लोगों की रोज। यूट्यूब का चैनल भी अगर आपको बनाना है तो आपको अच्छा पब्लिक स्पीकर होना पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छा ऑडियो भी रिकॉर्ड करना है तो अच्छा पब्लिक स्पीकर होंगे तो ही आपका ऑडियो कोई सुनेगा। चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, यू नीड टू हैव दिस स्किल एट द मैक्सिमम लेवल। ऑलराइट दोस्तों, आई डोंट नो ये ऑनलाइन वर्कशॉप आपको कितनी इफेक्टिव लग रही है, बट दोस्तों समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके, इससे पहले कि आपने शायद कभी कुछ भी टिप्स सीखे ही नहीं पब्लिक स्पीकिंग के, लेकिन आज ये छोटे छोटे टिप्स जो आप सीख रहे हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एंड कभी मौका मिले तो लाइव पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप कभी भी हो जरूर आइएगा। थोड़ा सा जरूर महंगा होता है, वैसे ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग के कुछ और अलग तरीके से भी वर्कशॉप होते हैं, लेकिन वो काफ़ी लंबे समय के होते हैं, जैसे कि 3 3 4 4 महीने के होते हैं, छोटे छोटे वीडियो कैप्सूल्स होते हैं। वो सारी चीज़ें भी होती है जो कि आप कभी हमारे कोर्सेज ले सकते हैं। बट अभी के लिए ये जो आपको मिल रहा है ये बेस्ट मिल रहा है दोस्तों। मुझे हमेशा से ये मलाल रहा कि मुझे ये कॉलेज में क्यों नहीं सिखाया, मुझे ये स्कूल में क्यों नहीं सीखने को मिला। एंड अनफॉर्चुनेटली स्कूल कॉलेजेस में इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाता। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्फिडेंस की। आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों में। एंड ये कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि लोग बोल ही नहीं पाते। लोगों का कॉन्फिडेंस कहाँ डाउन होता है, जब लोगों को देखते हो उसी में तो कॉन्फिडेंस डाउन होता है। अकेले में बाथरूम में नहा रहे हो तो कॉन्फिडेंस अप ही है ना।
अकेले में आप अपने कमरे में बैठे हो, कॉन्फिडेंस अप है। अपने घर वालों के साथ कॉन्फिडेंस अप है, दोस्तों के साथ कॉन्फिडेंस अप है। तो कॉन्फिडेंस का मतलब ही ये है कि लोगों को फेस कर पाना। अगर लोगों को फेस नहीं कर पाए तो कॉन्फिडेंस डाउन, लोगों को फेस कर पाए तो कॉन्फिडेंस अप। तो जब लोगों को फेस करना ही कॉन्फिडेंस को अप कर रहा है, तो लोगों को फेस करने की कला ही सीख लेंगे, तो फिर कभी कॉन्फिडेंस डाउन होगा ही नहीं। ऑलराइट, आपको मैं बता दूं, जब मैं कॉलेज में था, ऑलराइट, उस समय तो मैं, मेरे बाल वाल काफ़ी अच्छे थे। उसके बावजूद भी मुझे ऐसा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता था, अरे मेरे बाल कम हो रहे हैं या कम हैं या ये वो, मैं गंजा हो गया तो कैसा लगेगा। एंड आज आप लोग मुझे देखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मेरे बालों के बारे में कुछ अच्छा बोलें या नहीं बोलें, मेरे बाल हैं या नहीं है, आई डोंट केयर अबाउट ऑल दिस, क्योंकि मुझे अब पता है कि मैं जब बोलूँगा तो लोगों को सुनना पड़ेगा। एंड पिछले 12 दिनों से लाइव यूट्यूब में मैं वर्कशॉप कर रहा हूँ, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, और हर रोज 10,000 लोग जुड़ रहे हैं लाइव, और 1 घंटे के अंदर 50,000 से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। एंड सभी के सभी फीडबैक 100% बेहतर आ रहे हैं। ये सारा फायदा पब्लिक स्पीकिंग सीखने का मिला। कॉन्फिडेंस की अब कोई कमी नहीं है। तो आप में से किसी को भी लगता है मैं मोटा क्यों हूँ, काला क्यों हूँ, छोटा क्यों हूँ, मेरी हाइट ऐसी क्यों है, मैं गरीब क्यों हूँ, मेरे मेरे यू नो पाँव क्यों नहीं है, मेरे हाथ क्यों नहीं है, मैं डिसेबल्ड क्यों हूँ, मेरा चेहरा काला क्यों है, मेरे चेहरे पे दाग क्यों है, पिंपल क्यों है, मेरी आंखें ऐसी क्यों है, कान ऐसे क्यों है, अगर ऐसा कोई भी आपको तकलीफ है जहाँ पे कि आपको लग रहा है लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे, तो पब्लिक स्पीकिंग को जल्दी से जल्दी सीख लो, ताकि आपके पब्लिक अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी कमियों के साथ भी लोगों को फेस करने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए। और जब वो आ जाएगा तो आई एम टेलिंग यू, शाइन करोगे सुपरस्टार की तरह। दिवाली का मेरे तरफ से ओके आप लोगों के लिए यही गिफ्ट है। इस गिफ्ट को इस्तेमाल करना, इसको वेस्ट मत जाने देना दोस्तों। अगर ये गिफ्ट आपने अगले 1 साल तक अच्छे से इस्तेमाल किया, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपने प्रैक्टिस की, आपकी हर दिवाली बहुत अच्छी होगी। आई अश्योर यू, आई प्रॉमिस यू। ओके, आपको नहीं पता ये कितनी ऊंचाई तक आपको पहुंचा सकती है स्किल, आपको बिल्कुल नहीं पता। सो इसको ध्यान से समझिए, इसको ध्यान से देखिए, एंड यू शुड रियली प्रैक्टिस इट। बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। 17 तारीख को पब्लिक स्पीकिंग की वर्कशॉप में फिर से मुलाकात होगी। उसके पहले अगर आप मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच भी अटेंड करना चाहें तो वो भी यूट्यूब पे शाम को 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक लाइव रहती है, और 9 बजे से पब्लिक स्पीकिंग की वर्कशॉप रहती है। पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ 6 दिन का वर्कशॉप था, कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। 17, 18, 19, 20 को रात को 9 से 10:30 के बीच में इसके 4 दिन और होंगे। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच 27 दिन का वर्कशॉप है, 12 दिन आज उसके कंप्लीट हुए, और बाकी के 15 दिन ये वर्कशॉप और होगा। तो 16 तारीख से शुरू होगा एंड 30 नवंबर तक कंटिन्यू चलेगा, रोज शाम को 7:30 से लेके 9 बजे तक। आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं। आपके अगर पसंद आ रहे हैं तो अच्छे अच्छे फीडबैक अगर आपके मिलेंगे तो हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा, हमें भी लगेगा कि जो ये एफर्ट हम ले रहे हैं वो काम आ रहा है। एंड मैं वापस से एक बार धन्यवाद दूंगा गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा को, जिनके इंस्पिरेशन, जिनके जिनके प्राचार्य मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच तो कर ही रहे हैं। डेफिनेटली 6 दिन, एक एक 1.5 घंटा अपने आप को और स्ट्रेच करना पड़ेगा। 9 घंटे एक्स्ट्रा दे के अगर 10-5 हज़ार लोगों का भला हो सकता है तो आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू डू इट। एंड सो IV त्रिवेदी सर हमारे साथ हैं, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा, एंड पूरी यूनिवर्सिटी को धन्यवाद दूंगा, एंड पांडे सर, विशेष पांडे सर, जिनके थ्रू ये सारी चीज़ों का शुरुआत हुआ, जिनके कारण हम IV त्रिवेदी सर से कनेक्ट हुए, उनका भी दिल से धन्यवाद। जितने भी लोग आप पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद। दिवाली आपकी मंगलमय हो, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी बड़ी दिवाली, एंड हैप्पी प्रॉस्पेरस लाइफ। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट एंड टेक केयर। लव यू गाइस, लव यू।